गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के जो हमने रिलेशनशिप निकाले थे लास्ट लेक्चर में, उससे हम कैसे ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ की डिडक्शन हमारी क्या होती है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करनी है? सबसे पहले हमने बात करनी है किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। What is Ohm's law? According to this law, the potential difference applied across two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. कि जो मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास क्या है, एक कंडक्टिंग वायर ले लो, या आप क्या करो, एक आप इस तरह से सिलेंडर भी दिखा सकते हो जो कि एक वायर एक्चुअल में होती है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के दो एंड्स पे ए और बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना है? V। इफ I is the current flowing through the conductor, then according to Ohm's law, Ohm's law हमें क्या कहेगा? V is directly proportional to I। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमने क्या लगाना है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और R इज इक्वल्स टू V बाय I। This is our first relationship, that is according to Ohm's law, the potential difference applied across two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। दो एंड्स के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और I जो है उसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो V किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के। V बढ़ाओगे I इंक्रीज करेगा, V कम करोगे I क्या कर जाएगा? डिक्रीज। अब V आएगा कहां से? अगर मेरे पास एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव सिर्फ यही है अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड अ सेल। अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो आपकी मर्जी है, आपने एक सेल लगाना है या आपने क्या यूज करनी है? बैटरी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वजह से क्या आएगा? करंट, and that is directly proportional to each other, and we get a proportionality constant called resistance of conductor, which is equals to V by I। ठीक है, इसको यहां पर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ हमें पता है कि हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया। ओम्स लॉ से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ से पहले हमने पढ़ा है एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक पढ़ी है हमने क्या? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी Vd इज इक्वल्स टू E टाउ बाय m, और करंट जो था I इज इक्वल्स टू NEAVd। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, कैसे हमने क्या निकाला था? करंट। ना आज हमने क्या निकाला है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equals to V by I। So this is equation number 1। ठीक, now I किसके इक्वल है? NEAVd। Vd की वैल्यू क्या है? पुट कर दो इसमें, I आ जाएगा NEA E टा by m। So I is equals to NE square A E tau by m। This is current। आ गया करंट। Now in electrostatics what we have discussed, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? E हमारा किसके इक्वल होता है? V by L के। ये कहां से आया? ये आया है एक मेरे रिलेशनशिप से
E is minus del V by del R. This implies, which implies that electric field is always in a direction opposite, in a direction of decreasing potential. यहां तो बोल दोगे इन अ डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, यहां बोल दोगे इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E किसके इक्वल आ गया? V बाय L के। इस E को कहां पुट कर दें? इस इक्वेशन में। I मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? n e स्क्वायर a v टाउ बाय m l। आ गया जी? क्या यहां तक क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने निकालना है यहां से V अपॉन I। अब देखो V ये रहा, I इसके नीचे आ गया, बाकी टर्म उधर चली जाएगी, तो ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ, दिस इज V अपॉन I एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर टुडे। ठीक, बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना हमारे लिए बेटर है, उतना हमारे लिए आसान है इसको रिवाइज करना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 एंड 2, व्हाट वी गेट? R is equals to ml upon n e square a tau. So this is the relationship for R. तो हमने क्या निकाल दिया? ओम्स लॉ भी निकाल दिया, और ओम्स लॉ की हेल्प से हमने क्या निकाल दी? रेजिस्टेंस भी निकाल दी है। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि सर इस पूरी चीज को, इसके लिए मैंने कांस्टेंट कैसे मान लिया? अब देखो, when a potential difference is given टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं तो करंट I फ्लो करेगा थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा? I। मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। अब देखो, क्या आप उसका, जब ये सिस्टम में काम हो रहा है, मतलब आपके कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रहा है? एक करंट फ्लो कर रहा है I। तो क्या आप उसका मास चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या उसकी लेंथ चेंज कर दोगे अंडर द सेम सिस्टम? नहीं कर सकते। नंबर डेंसिटी नहीं कर सकते। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। एरिया नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन टाइम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला कि m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, और हमारा A भी कांस्टेंट है, और हमारा टाउ भी कांस्टेंट है। इसलिए R हमारा क्या है? कांस्टेंट फॉर ओम्स लॉ। मतलब जब एक कंडक्टर से क्या पास कर रहा है? करंट पास कर रहा है। कब करेगा? जब आप क्या अप्लाई करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, आप क्या अप्लाई कर रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो करंट अप्लाई हुआ है, उस करंट की वजह से मास हमारा कांस्टेंट, लेंथ हमारी कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट। चेंज थोड़ी कर रहे हो। कभी करंट फ्लो कर रहा हो आपके कंडक्टर में से, अब एक वायर है, ये मान लो एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जब इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, क्या इसको स्ट्रेच कर दोगे? नहीं, आपको करंट लग जाएगा। तो आप करंट फ्लो होने दोगे ना, तो ना आप लेंथ चेंज कर सकते, ना एरिया चेंज कर सकते, ना रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए हमने रेजिस्टेंस को बोल दिया क्या? इट इज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आप डिडक्शन भी बोल सकते हो। हमने R की एग्जैक्ट वैल्यू जो है 10th क्लास में तो हमने यही पढ़ा है, R इज इक्वल टू V बाय I, लेकिन 12th में हमारे पास ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? कहते हैं कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, R की वैल्यू मेरे पास आई थी अभी, अगर आप ध्यान से डिस्कस करो या अगर आपने ध्यान से देखा हो, ml बाय n e स्क्वायर a टाउ, दिस इज द वैल्यू ऑफ R जो हमने अभी ऑब्टेन की है। ओके, तो नाउ एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड सेकंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R हमारा किसके प्रोपोर्शनल आ गया? L बाय A के। अब फिर से क्या आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, आएगा रो L बाय A। फिर रो इज व्हाट? दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर।
रो हमारा क्या है, एक कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टिविटी। रो हमारा क्या है, एक कंडक्टर की हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी। चलो जी, रेजिस्टिविटी आ गई अब हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि इस फॉर्म में हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें। इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये है, ठीक है। तो मैं कहूंगा, और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर बी। तो ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, तो क्या आएगा, रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। व्हाट इज रो, रो इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। लो जी, रेजिस्टिविटी भी आ गई। अब इस रेजिस्टिविटी में क्या चीज है, यह है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड पहली बात करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर का नेचर कैसा है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर मैं इसके रिलेशनशिप देखूं तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चार्ज भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो रो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन बाय अबव इक्वेशन एंड आल्सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बाय अबव इक्वेशन। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की भी डिपेंडेंसी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो मतलब हमने निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाला था करंट, करंट से निकाल दिया हमने ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फैक्टर यूज किया तो आ गई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की हमने नेचर भी निकाल ली, हमने ये भी देख लिया कि रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास और आती हैं, एक हमारे पास आती है कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और एक हमारे पास आती है कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। और सिग्मा आपको पता है, एक हमने लास्ट लेक्चर में, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, क्या ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमने इसके बारे में पढ़ा है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तब हम इसको बात करेंगे या इसको कंसीडर करेंगे एज कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस टेंस, रेजिस्टेंस टेंस, so it is the reciprocal, it is the reciprocal of resistance, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को मैंने क्या बोल दिया, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। बेटा ये चार जो फॉर्मूलाज हैं, ये मैं इसलिए तुम्हें बनाने सिखा रहा हूं, इसका रीजन क्या है, एक तो आगे जाके जब आप ऑप्टिक्स डिस्कस करोगे, किसी भी चैप्टर में डिस्कस करोगे, तो डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन दिया होगा, एक का जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में, तो उस क्वेश्चंस में हमें 2-3 फॉर्मूलों को इकट्ठा करके एक फॉर्मूला जनरेट करना होता है। तो वही मैं तुम्हें जनरेट करना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आपने अप्रोच करना है। So here G will be equals to 1 by R. What is the value of R? That is ml upon n e square a tau. So G will become n e square a tau by ml. ये आ गई G की वैल्यू। दूसरा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी हमारे पास आई थी m by n e square tau. So sigma is equals to 1 by rho, sigma is equals to n e square tau by m. तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। हुआ क्लियर, पक्की बात है। इसके अलावा आपको जब भी आपने कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है तो आपने उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस जरूर डिस्कस करनी है। यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करना है, या जरूर अपने नोट्स में लिखना है कि व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशन, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन उसका जरूर बनता है। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ज्यादा इजी भी है, और अगर आप इजीली नहीं इसको बार बार देख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए मुसीबत भी हो जाएगी, मुश्किल चैप्टर में बन जाए। तो रेजिस्टेंस जो है उसकी हमने यूनिट देखी है, क्या होती है, ओम। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, रेजिस्टिविटी की
वो क्या होगी, ओम मीटर। कंडक्टेंस की क्या होगी, दैट इज 1 बाय ओम और ओम इनवर्स। और कंडक्टिविटी की क्या होगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओम मीटर, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स कैन बी रिटन एज व्हाट, दैट इज सीमेन, दैट इज सीमेन। तो इसकी सीमेन मीटर इनवर्स है, ठीक है। दीज आर ऑल एसआई यूनिट्स। अगर आपको इसकी डायमेंशंस निकालनी है तो रेजिस्टेंस की डायमेंशंस आर होती है V अपॉन आई और V होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W अपॉन Q इंटू आई। इससे आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर रेजिस्टिविटी की निकालनी है तो A बाय लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, एक की डायमेंशन निकलेगी, सबकी निकल जाएगी। ओके, एक बार ट्राई करना, नहीं तो आप कमेंट्स में लिख देना आपका अगर डायमेंशन नहीं निकलेगी तो हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। ओके, तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल अवेलेबल हैं, दैट आर वन इज कंडक्टर्स, टू इज सेमीकंडक्टर्स, थ्री इज इंसुलेटर्स। बिल्कुल मैं सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से कंडक्टर्स, आर इज लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टेंस, हाई कंडक्टिविटी। मतलब आपने जो पेपर में सॉल्व करना था ऑब्वियस सी बात है कि इसको आपने सेंटेंस में लिखना है, बट मैं यहां पर आपको क्यों इससे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या है। नाउ दिस आर इज हाई, रो इज हाई, G is low and sigma is low. So all the values R, rho, G and sigma are in between. Sorry. In between conductors and insulators. अब आप कहोगे सर ये सेमी का मतलब क्या है? What is the meaning of semi? सेमी का मतलब होता है जैसे सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल, तो सेमी का मतलब हो गया हाफ कंडक्टर। अरे भाई अगर हाफ कंडक्टर है तो हाफ क्या है, अगर हाफ कंडक्टर है तो हाफ क्या है, हाफ है इंसुलेटर। ओ सर ये क्या बात कर रहे हो आप, कंडक्टर भी है इंसुलेटर भी है? बिल्कुल जी, कंडक्टर भी है इंसुलेटर भी है। कब, अगर है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे तो ये काम करेगा इंसुलेटर पे और इंसुलेटर की तरह, और अगर है हमारे पास एट रूम टेम्परेचर तो ये काम करेगा किसकी तरह, ये काम करेगा कंडक्टर की तरह। सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 0 केल्विन में हम कहते हैं हर चीज फ्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बनता है, कंडक्टर कभी इंसुलेटर नहीं बनेगा, कंडक्टर कभी इंसुलेटर नहीं बनेगा। वो मैं बताऊंगा आपको बाद में क्या सिस्टम है इसका। तो इंसुलेटर जो है वो हमारा 0 केल्विन पे काम करता है इंसुलेटर की तरह, कौन, सेमीकंडक्टर, और रूम टेम्परेचर पे काम करेगा किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। ये हमारे पास पूरा का पूरा यूनिट है 9, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपने क्लास 10th में किया होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में भी हमारे पास कुछ इतना ज्यादा करने वाला कुछ नहीं है, आपने पहले किया ही हुआ है, फिर भी मैं चलो एक बार आपको रिव्यू करवा देता हूं कि अगर मैं हूं तो मैं उसको कैसे रिवाइज करूंगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करनी है। एक है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज और एक है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में आपको पता है 3 सर्किट लगा दिए, 3 रेजिस्टर लगा दिए एक सर्किट के अंदर, एक आपने उसको बैटरी दे दी है, एक आपने की लगा दी है, एक एमीटर लगा दिया। चलो जी सर्किट कंप्लीट। दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड वी नो दिस इज क्लोज सर्किट। इसको हटा दूंगा ओपन सर्किट, दिस इज क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट करंट I विल फ्लो एंड हमारे पास करंट I जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगा और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारी क्या रहती है, डिफरेंस। अब इसी तरह से मैं पैरेलल सर्किट बनाऊं तो पैरेलल सर्किट में मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये लग गई दैट इज R1, एक रेजिस्टेंस लग गई R2, एक रेजिस्टेंस लग गई R3। बेटे आपके सामने डायग्राम बनाने का लॉजिक क्या है कि आप अगर फिजिक्स के अंदर इजीली डायग्राम बनाने सीख गए आपका आधा काम हो गया, अदरवाइज आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आए, क्वेश्चन को डायग्राम में चेंज करना नहीं आया, तो फिर आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को दोबारा से देखोगे तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर डायग्राम्स एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपका एक तो माइंड डेवलप होगा और एक आपको आइडिया होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, करंट रहता है सेम, करंट रिमेन सेम, तो वोल्टेज क्या रहेगी, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है मेरे को, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, तो V1 किसके इक्वल हो गया, IR1, V2 किसके इक्वल हो गया, IR2, V3 किसके इक्वल हो गया, IR3, ऊपर पुट कर दो, IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो R किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बात समझ में, तो मतलब सीरीज में क्या होता है, जितनी रेजिस्टेंस सबको क्या कर दो, सम कर दो, कोई माइनस का चक्कर नहीं होता, सर माइनस आर होता है, नहीं होता, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वैल्यू होती है उसकी कुछ ना कुछ। कभी सुना है कि ऑपोजिशन जो है वो भी नेगेटिव हो, अरे अगर ऑपोजिशन ही नेगेटिव होगी वो तो हमारे फेवर में काम करेगी, तो इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा कहता हूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास वोल्टेज रहती है क्या, वोल्टेज रहती है सेम, तो करंट क्या आएगा, I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I किसके इक्वल होता है, V बाय R, I1 किसके इक्वल आएगा, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस के इनवर्स आपस में ऐड होते हैं, ना कि रेजिस्टेंस। तो क्लियर होगी बात, हमने ओम्स लॉ कर लिया, हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी दी ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है और वो भी बहुत जरूरी है। तो इससे आपका जो करंट का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का, उसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।